अरे सुनीता, तेरी बेटी अब 18 साल की हो गई है। तू उसका विवाह कब करेगी, या फिर तुझे उसे घर बैठाकर बूढ़ा करना है? इस उम्र में उसकी शादी होना बहुत जरूरी है, पर तुझे तो कोई फिक्र ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है दीदी, मैं हर जगह रिश्ता देख चुकी हूँ, लेकिन हर किसी ने दहेज की मांग की है। हम तो जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से अपना घर चला पाते हैं, ऐसे में दहेज कहाँ से दें? अरे देख सुनीता, जब किसी मालदार घर में शादी करोगी तो दहेज देना ही पड़ेगा। किसी गरीब घर में कर दे, हाँ दहेज नहीं देना पड़ेगा। जी जी, मैं समझती हूँ, लेकिन हर चीज को सही तरीके से देखना पड़ता है। अब तुम मुझे ही देख लो, मैंने अपना सारा जीवन मुसीबतें झेलते हुए बिता दिया है, लेकिन अब मेरी बेटी को ऐसी कोई मुसीबत नहीं झेलनी पड़े। इसलिए मुझे कोई ऐसा घर चाहिए जहाँ दहेज की मांग ना हो। अरे सुनीता, ऐसा घर तुझे मिलेगा नहीं, और तू नेहा की शादी करेगी नहीं। नेहा के साथ की सभी लड़कियों की शादी हो चुकी है, कुछ तो बच्चों की माँ भी बन चुकी है, और एक तू है जो अपनी बेटी की शादी ही नहीं करना चाहती। इतना कहकर सरला अपने घर चली जाती है। उसके जाने के बाद सुनीता सोचने लगती है। दीदी सही कहती हैं, नेहा के साथ की सभी लड़कियों की शादी हो चुकी है, सिर्फ हमारी बेटी ही कुंवारी है। समझ नहीं आता क्या किया जाए। रात को जब रघु घर आता है तब सुनीता उसके पास जाती है। तुम कोई अच्छा सा घर देखकर नेहा की शादी क्यों नहीं कर देते? अब तो मोहल्ले पड़ोस के लोग भी कहने लगे हैं कि उसकी उम्र निकलती जा रही है। सुनीता, मुझे तुमसे ज्यादा चिंता है नेहा की शादी की। मैंने 2-3 जगह बात की है। सोचा था कि इस बार फसल अच्छी होगी तो शादी के लिए कुछ पैसे इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन मेरी किस्मत खराब है। इस बार भी फसल आधी से ज्यादा बर्बाद हो गई। धीरज रखिए जी, ईश्वर ने चाहा तो एक दिन हमारे पास भी वो सारी सुख सुविधाएं होंगी जो दूसरों के पास हैं। आप दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, मुझे पूरा विश्वास है एक दिन हमारी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होगी। तब देखिएगा हमारे दिन बदल जाएंगे। यही सोचते सोचते जवानी से बुढ़ापे की दहलीज तक आ गया हूँ, और नेहा की शादी की चिंता अलग से सताती है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो हम उसकी शादी कैसे करेंगे? रघु के मन में बस एक ही चिंता थी, नेहा की शादी। अगली सुबह रघु खेत जाने के लिए निकलता है। सुनीता, मैं खेत जा रहा हूँ, अब क्या कर सकते? हमारे हाथ में तो केवल मेहनत ही लिखी है, अब फल तो ऊपर वाला ही देगा ना। पर रघु, जब तक मेहनत का फल ना मिले तब तक घर कैसे चलेगा? मुझे भी कुछ काम करना चाहिए ना। रघु सुनीता की बातों का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप खेत की ओर निकल पड़ता है। शंकर खेत में काम करके एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी गांव का जमींदार ठाकुर साहब उसके पास आता है। अरे शंकर, क्या हुआ? यूं मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? कोई परेशानी है क्या? परेशानी तो पूछो मत मालिक, दुनिया भर की चिंता लगी है, और सबसे बड़ी चिंता तो शगुन की शादी की है। अरे भाई, शगुन तो बहुत सुंदर और संस्कारी लड़की है। कोई भी खुशी खुशी अपने बेटे का रिश्ता जोड़ लेगा उससे, फिर चिंता किस बात की? मालिक, यही तो बात है, हर कोई दहेज मांगता है। मेरे पास इतने पैसे कहाँ कि मैं दहेज दे सकूं। अच्छा, अगर यही बात है तो एक काम करो, अपनी बेटी शगुन की शादी मेरे बेटे के साथ कर दो। तुम्हें दहेज देने की कोई जरूरत नहीं होगी। क्या आप सच कह रहे हैं मालिक? आप अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से करना चाहते हैं? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? अरे शंकर, ये कोई सपना नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या होगी मालिक। मेरी बेटी जमींदार के घर की बहू बनेगी, यही मेरे लिए गर्व की बात है। हाँ शंकर, तुम्हारी बेटी हमारे घर में रानी की तरह राज करेगी। नौकर चाकर उसके इशारों पर काम करेंगे और उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी। मालिक, आप सच में बहुत बड़े दिल वाले हैं। लेकिन हाँ, मैं दहेज तो नहीं लूंगा, पर बदले में मुझे तुम्हारी जमीन चाहिए। जमीन? हाँ, तुम्हारी बेटी जमींदार की बहू बनेगी। इसके आगे
ये जमीन का टुकड़ा कोई मायने नहीं रखता। जमींदार की बात सुनकर शंकर के होश उड़ गए। उसका दिल जैसे बैठ गया। मालिक, अगर मैं अपनी जमीन आपको दे दूंगा तो मेरा गुजारा कैसे होगा? मेरा पूरा परिवार इसी जमीन पर निर्भर है। अगर ये भी हाथ से चली गई तो हम भूखों मर जाएंगे। वो सब मुझे नहीं पता। अगर तुम अपनी बेटी को हमारे घर की बहू बनाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो कुर्बानी देनी होगी। सोच लो, सौदा तुम्हारे हक में ही है। अपनी पत्नी से भी सलाह कर लो। इतना कहकर जमींदार वहां से चला जाता है और शंकर गहरी चिंता में डूबा हुआ अपने घर की ओर लौट जाता है। शंकर घर पहुंचते ही अपनी पत्नी कुसुम को सारी बात बताता है। अब तुम ही बताओ कुसुम, मैं क्या करूं? अगर मैंने जमींदार को अपनी जमीन दे दी तो हमारा गुजारा कैसे होगा? जमींदार बहुत बड़ा धोखेबाज और मक्कार इंसान है। मुझे तो लगता है कि उसे हमारी जमीन ही चाहिए। हाँ, उसकी नजर हमारी जमीन पर ही है। और क्या पता, जमीन अपने नाम कराने के बाद वह अपने बेटे का रिश्ता हमारी बेटी से करे भी या नहीं। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे भी लग रहा है कि जमींदार हमारे साथ कोई बड़ी चाल चल रहा है। लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? तुम एक काम करो, इस बारे में मुखिया जी से बात करो। उन्हें जमींदार की सच्चाई जरूर पता होगी। गांव के बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते हैं। ठीक है, मैं अभी मुखिया जी से जाकर बात करता हूँ। कुछ देर बाद शंकर मुखिया जी के घर पहुंचता है और उन्हें पूरी बात बताकर पूछता है। अब आप ही बताइए मुखिया जी, क्या मुझे जमींदार की बात पर भरोसा करना चाहिए? शंकर, तुम जमींदार को अभी तक नहीं जानते? वह बहुत चालाक इंसान है और लोगों को ठगने का नया तरीका निकाल चुका है। ने इससे पहले भी गांव के कई लोगों को अपनी बहू बनाने का लालच देकर उनकी जमीन हड़प ली है। अब वह तुम्हें भी अपने जाल में फंसाना चाहता है। क्या इसका मतलब उसकी नजर सिर्फ मेरी जमीन पर है? बिल्कुल, तुम्हें उससे बचकर रहना होगा। उसकी किसी भी बात में मत आना, वरना तुम भी अपनी जमीन खो बैठोगे। यह तो गांव वालों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है। अच्छा हुआ कुसुम ने मुझे आपके पास भेज दिया, नहीं तो मैं भी अपनी जमीन गंवा बैठता। शंकर अब सच्चाई समझ चुका था। वह तेजी से अपने घर लौटता है और कुसुम से कहता है। कुसुम, जमींदार हमें लालच देकर हमारी जमीन हड़पना चाहता था। मुखिया जी ने बताया कि उसने गांव के कई लोगों को इसी तरह धोखा दिया है। मुझे पहले से ही उस पर शक था। वो बहुत बड़ा धोखेबाज और बदमाश इंसान है। अच्छा हुआ भगवान ने हमें उसके जाल में फंसने से बचा लिया, वरना हम बर्बाद हो जाते। शंकर और कुसुम अब जमींदार की सच्चाई जान चुके थे। वे ठान चुके थे कि अपनी जमीन को हर हाल में बचाएंगे। दोनों बात कर ही रहे थे कि उतने में मुंशी जी आ जाते हैं। अरे मुंशी जी, सब खैरियत तो है? हाँ भाई, सब ठीक है। दरअसल मैं नेहा बिटिया के लिए एक रिश्ता लाया हूँ। बहुत ही अच्छा परिवार है, जैसा तुम और सुनीता चाहते थे बिल्कुल वैसा ही है। लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छा घर बार है और लड़के का खुद का काम है। उसके पास काफी जमीन भी है। यूं समझ लो कि उस घर में नेहा बिटिया को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, ना ही उनकी कोई मांग जांच है। उन्हें सिर्फ सुंदर लड़की चाहिए और ईश्वर की दुआ से हमारी बिटिया नेहा तो बहुत ही सुंदर है। उसे देखकर कोई भी इनकार नहीं करेगा। अगर तुम चाहो तो मैं बात आगे बढ़ाऊं? मुंशी जी, जब आप इतनी तारीफ कर रहे हैं तो बात आगे बढ़ाने में ही फायदा है। ऐसा घर रोज रोज थोड़ी मिलता है और मैं भी लोगों के ताने सुन सुनकर परेशान हो चुकी हूँ। बस अब तो ईश्वर से यही दुआ है कि किसी भी तरह नेहा की शादी जल्दी से हो जाए। तो फिर ठीक है, मैं कल ही लड़के वालों को लेकर आऊंगा नेहा बिटिया को देखने के लिए। अच्छा, अब मैं चलता हूं। इतना कहकर मुंशी जी चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रघु अपनी पत्नी से कहता है। किसी के दहेज मांगने या न मांगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उम्मीद हर कोई लगाता है। जब मुंशी जी इतना बड़ा घर बता रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो दहेज देना ही पड़ेगा, और इस वक्त हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, उसका उपाय है मेरे पास। रोज रोज ऐसे रिश्ते नहीं मिलते हैं।
मैं इस रिश्ते को हाथ से नहीं जाने देना चाहती। तुम एक काम करो, मेरा जितना भी जेवर है उसे शंभू सुनार के पास गिरवी रखकर पैसे ले आओ, और जब 3 महीने बाद हमारी फसल होगी तब हम पैसे देकर अपने जेवर वापस ले लेंगे। इस तरह हमारी बिटिया नेहा की शादी हो जाएगी। फिर सुनीता अपना सारा जेवर एक पोटली में रखकर रघु को दे देती है। शंकर सुनार से उधार लेने जाता है। जैसा कि तुमने कहा था, 3 महीने में मेरे पैसे लौटा दोगे। अगर तय समय पर पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारी पत्नी के गहने कभी वापस नहीं दूंगा। जी, मैं समझ गया। मेरी एक ही नीति है, जो पैसे नहीं लौटाता उसकी गिरवी रखी चीज मेरी हो जाती है, इसलिए सोच समझकर गहने गिरवी रखना। चिंता मत कीजिए, मैं 3 महीने से पहले ही आपका पैसा चुका दूंगा। शंकर गहनों की पोटली सुनार को दे देता है। गहने असली हैं, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। सुनार पैसे देकर गहने अपने पास रख लेता है। शंकर पैसे लेकर घर जाता है, जहां कुसुम उसका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ, सुनार ने पैसे दे दिए? हाँ, उसने पैसे दे दिए। मैंने उससे वादा किया है कि 3 महीने में पैसे लौटा दूंगा। बहुत अच्छा किया। मैं आज ही मुंशी जी से बात करूंगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस महीने में ही शगुन की शादी कर देंगे। कुछ ही दिनों में कुसुम मुंशी जी से बात करती है और शगुन की शादी हो जाती है। शादी के बाद शगुन अपने ससुराल चली जाती है और अपने पति के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगती है। 3 महीने बीत जाते हैं। इस बार शंकर के खेत में शानदार फसल होती है, जिसे बेचकर उसे अच्छा खासा मुनाफा होता है। कुसुम, इस बार ईश्वर की कृपा से फसल बहुत महंगे दामों पर बिकी है। हमें अच्छा मुनाफा हुआ है। यह तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं सुनार के पास जा रहा हूं तुम्हारे गहने वापस लेने। शंकर पैसे लेकर सुनार के घर की ओर निकल पड़ता है। कुछ ही देर में वह सुनार के पास पहुंच जाता है। कैसे हो सेठ जी? ईश्वर की कृपा से ठीक हूँ। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान बता रही है कि तुम मेरे पैसे लौटाकर अपनी पत्नी के गहने लेने आए हो। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपके पैसे वापस करने ही आया हूँ। जबान के पक्के हो, समय से 10 दिन पहले ही आ गए। चलो, अच्छा किया। मैं अभी तुम्हारी पत्नी के गहने लेकर आता हूँ। सुनार अंदर जाकर गहनों की पोटली लाता है और शंकर को दे देता है। शंकर गहनों को ध्यान से देखने लगता है और उसे कुछ शक होता है। सेठ जी, मुझे लगता है कि आपसे कोई गलती हो गई है। कैसी गलती? ये वो गहने नहीं हैं जो मैं आपको देकर गया था। कहीं गलती से किसी और के गहनों की पोटली तो नहीं दे दी? क्या बकवास कर रहा है? मैं क्या पागल हूँ जो किसी और के गहने तुझे दे दूंगा? या फिर तू मुझे बेईमान समझ रहा है? मेरा मतलब वो नहीं है सेठ जी। मैं भला आपको बेईमान क्यों समझूंगा? तेरा मतलब वो नहीं है तो और क्या है? मैं इतने सालों से व्यापार कर रहा हूँ। सुबह से शाम तक दर्जनों लोग अपना सामान गिरवी रखते हैं और ब्याज पर पैसे लेते हैं। अगर मैं किसी का सामान किसी और को देने लगूं तो मेरा धंधा 2 दिन में बंद हो जाएगा। जो पोटली तुमने मुझे दी थी वही ये पोटली है। ध्यान से देखो। सेठ जी, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये वही गहने नहीं हैं जो मैंने आपको दिए थे। तुझे 1 घंटा हो गया बकवास करते करते। अब यहाँ से सीधा चला जा, वरना बाहर फेंकवा दूंगा। शंकर बेचारा चुपचाप सुनार के घर से दुखी होकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। घर पहुंचकर वह सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। जब कुसुम गहनों को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ये मेरे गहने नहीं हैं और ना ही ये सोने के हैं। ये नकली गहने हैं। उस सुनार ने तुम्हें ठग लिया है। ये तुम क्या कह रही हो कुसुम? मैं सच कह रही हूँ, ये गहने नकली हैं। उस सुनार ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हम बर्बाद हो गए। अब हम क्या करें कुसुम? मैंने कितनी मेहनत से खेती की थी, वो भी सब बेकार चली गई। तुम एक काम करो, गांव के मुखिया जी के पास जाओ और उनसे सुनार की शिकायत करो। अब वही कुछ कर सकते हैं।
मैं अभी मुखिया जी के पास जाऊंगा और उस सुनार की सारी करतूत बताऊंगा कि कैसे वह गांव के गरीबों को ठग रहा है। उसके बाद रघु मुखिया जी के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। मुखिया जी, मैं बहुत बड़ी परेशानी लेकर आपके पास आया हूं। बोलो रघु, क्या बात है? मैंने अपनी पत्नी के सारे गहने गिरवी रखे थे, लेकिन शंभू सुनार ने धोखा देकर असली गहनों की जगह नकली गहने मुझे वापस कर दिए। यह तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, लेकिन चिंता मत करो, मैं खुद इस मामले को देखूंगा। कल पंचायत बिठाई जाएगी और वहीं इस धोखाधड़ी का फैसला होगा। अगले दिन पंचायत बैठती है, जिसमें गांव के बड़े बुजुर्गों के साथ शंभू सुनार को भी बुलाया जाता है। पंचायत के सामने रघु अपनी पूरी बात रखता है। शंभू, क्या यह सच है कि तुमने रघु के असली गहने रखकर उसे नकली गहने दिए? नहीं मुखिया जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है, सच्चाई का पता लगाया जाएगा। मैं 2 गांव के सैनिकों को भेजता हूं जो तेरे घर की तलाशी लेंगे। फिर मुखिया जी 2 लोगों को शंभू सुनार के घर भेजते हैं, जहां से रघु की पत्नी के असली गहने बरामद हो जाते हैं। धोखेबाज, तूने जो किया वह साधारण अपराध नहीं है। जब तुझसे सीधे गहने लौटाने को कहा गया था, तब तू झूठ बोलता रहा। अब जब तेरा अपराध सिद्ध हो गया तो माफी मांग रहा है। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी, वरना कल कोई और भी तेरी जैसी हरकत करेगा। पंचायत का निर्णय यही है कि तू रघु और जिन जिन लोगों को तूने ठगा है, उनके सारे गहने और वस्तुएं वापस करेगा। इसके अलावा तुझे गांव की सेवा के रूप में 1 महीने तक बिना किसी मजदूरी के गांव के काम करने होंगे। मुखिया जी, अगर आप ना होते तो मैं बर्बाद हो गया होता। मुझे बहुत खुशी हुई कि ईश्वर ने हमें आपके जैसा ईमानदार और न्यायप्रिय मुखिया दिया है। उसके बाद रघु अपनी पत्नी के गहनों की पोटली लेकर खुशहाल मन से अपने घर की ओर चल पड़ता है। इस तरह मुखिया जी न्याय दिलाते हैं और गांव में सभी को उनका हक वापस मिलता है। इसी समय हरिपुर नामक एक गांव में गोलू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वह अपने खेतों में तरबूज की खेती करता था। गोलू अपने उगाए हुए तरबूज को मंडी में नहीं बेचता था, बल्कि उन्हें अपनी बैलगाड़ी में भरकर गांव-गांव बेचता था। एक बार एक आदमी गोलू के पास आया जो किसी दूसरे गांव से आया था, और वह गोलू से कहने लगा, भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। मैं पास के ही गांव से तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे मेरे सेठ जी ने तुम्हारे पास भेजा है। अच्छा, तो बताइए किस काम से आए हैं? अरे भैया, मेरे मालिक नगर की मंडी में थोक का व्यापार करते हैं। बहुत बड़ी दुकान है हमारे माल की, जिसमें वह तरबूज का व्यापार करते हैं। मेरे मालिक को मंडी में बेचने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में तरबूज चाहिए। क्योंकि तुम तरबूज की खेती करते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। अगर तुम्हें अपने खेत के तरबूज बेचने हैं, तो भैया मैं उनकी अच्छी कीमत लगा दूंगा। भैया, आपने बहुत बढ़िया बताया, लेकिन माफ करिएगा, मैं जो तरबूज अपने खेत में लगाता हूँ
उन्हें खुद ही बेचता हूँ। मैं मंडी के दलालों को अपना माल नहीं बेचता। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अरे भैया, तुम कह क्या रहे हो? आसपास के गांव के सभी लोग मेरे मालिक को ही अपना माल बेचते हैं। फिर जगह जगह घूमकर अपना माल बेचने से अच्छा है कि तुम भी एक ही जगह अच्छी कीमत में बेच दो। क्यों, सही कहा ना? और भैया, अगर तुम भी मेरे मालिक को सारे तरबूज बेच दोगे तो तुम्हारी मेहनत कम लगेगी और पैसा भी अच्छा मिल जाएगा। फिर जाकर अपने नए तरबूज उगाओ ना। तरबूज बेचने में क्यों समय लगा रहे हो भाई? तरबूज उगाने में समय लगाओ, उगाने में, समझे? देखो भाई, मैं एक किसान हूँ और कड़ी मेहनत करना मेरे लिए कोई नया काम नहीं है। साथ ही साथ पैसा कमाने का लालच भी मुझ में नहीं है, बल्कि लोगों को साफ सुथरा तरबूज कम दामों में बेचना ही मेरा उद्देश्य है। और भैया, मैं इसी से संतुष्ट हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं अपना तरबूज मंडी में ना बेचकर सीधे लोगों को बेचूं, अब चाहे उसमें मुझे मुनाफा कम ही क्यों ना हो। ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, मुनाफे और पैसे का ज्यादा लालच नहीं है। और वैसे भी मंडी में जो माल बिकता है वह आम लोगों तक पहुंचते पहुंचते महंगा हो जाता है। इसीलिए मैं अपना तरबूज मंडी में नहीं बेचूंगा। हमें माफ करिएगा भैया, मुझे लगता है कि अब तुम मेरी बात समझ गए होगे और तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, है ना? गोलू के समझाने के बाद रामलाल यह समझ गया कि यहाँ पर दाल नहीं गलने वाली। वह वहां से चला गया। ठीक है भैया, नमस्ते। गोलू अपनी बैलगाड़ी पर ढेर सारे तरबूज लादकर बेचने के लिए निकलता है। लाले, पूरा ठेला लाले, सारा सारा लाले, अरे लाले। काफी देर बाद वह सूरजपुर नाम के गांव पहुंचता है, लेकिन तब तक अंधेरा हो चुका होता है। अरे, शाम ढल गई और अंधेरा भी हो गया। इतनी दूर चलते चलते मैं भी थक गया हूँ और हमारे ये दो प्यारे बैल भी। ऐसा करता हूँ कि आज रात यहीं पर गुजार लेता हूँ। यही सोचते सोचते गोलू एक बड़े से घर के सामने से गुजरता है। तभी घर के बाहर खड़ा एक आदमी उसे आवाज लगाता है। ओ भाई, कौन? अरे कौन हो तुम? हमारे गांव के तो नहीं लगते। नमस्ते भाई साहब, मेरा नाम गोलू है और मैं हरिपुर गांव का हूँ। ये तरबूज बेचने के लिए सूरजपुर गांव की तरफ जा रहा हूँ। अब क्या बताएं भैया, सुबह से गाड़ी खींचते खींचते मेरे बैल थक चुके हैं और मैं भी उन्हें चलाते चलाते थक गया हूँ। इसीलिए सोचा कि आज रात को यहीं कहीं आसपास रुककर सुबह निकल जाऊं। अगर आप थोड़ा मदद कर दें और बता दें कि इस गांव में रात को ठहरने के लिए कोई जगह मिल जाएगी। अरे भाई, इसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम कहीं और क्यों जाओगे? मेरा इतना बड़ा घर है, आज रात यहीं रुक जाओ। इतना सुनते ही गोलू ने अपनी बैलगाड़ी एक तरफ लगा दी और चैन की सांस ली। गोलू खाना खाने के बाद हवेली में बैठा होता है, तभी धर्मपाल सेठ उससे बातचीत करने लगता है। अरे बाप रे, इतनी बड़ी हवेली। हुजूर, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। आप जैसे दयालु लोग आज भी इस धरती पर हैं, इसीलिए हम जैसे गरीब लोग जी रहे हैं। वरना आज रात इस गांव में न जाने मुझे कितनी तकलीफ उठानी पड़ती। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? देखो गोलू, एक इंसान ही दूसरे इंसान की मदद करता है। वैसे देखने में तो तुम बहुत मेहनती किसान लगते हो। अब यह मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम जैसे आदमी की सहायता करूं। अच्छा सुनो, एक बात बताओ, ये सारे तरबूज तुम्हारे ही खेत के हैं या किसी व्यापारी से लेकर बेचने के लिए निकले हो? अरे नहीं नहीं साहब, ये तो हमारे अपने ही खेत की फसल है। व्यापारी से खरीद कर बेचूं, इतना बड़ा आदमी मैं नहीं हूं। इसके बाद दोनों में काफी देर तक बातचीत होती रही। गोलू ने बताया कि वह अपने खेत के तरबूज सीधे ग्राहकों को बेचने में विश्वास रखता है। ये सुनकर धर्मपाल सेठ गंभीर हो गया। हाँ, आज के समय में तो मंडी के दलाल किसानों से कम दामों में माल खरीदते हैं और फिर उसे जमा करके ऊंची कीमतों पर ग्राहकों को बेचते हैं। बड़े चालाक हो गए हैं ससुरे। इसी वजह से आम आदमी को महंगे दामों पर सामान खरीदना पड़ता है। मुझे तो लगता है कि मंडी के लोगों का यह तरीका बिल्कुल गलत है। आपने बिल्कुल सही कहा साहब, आजकल तो यही सब कुछ हो रहा है।
और ऐसा ना हो इसीलिए मैं अपने खेत के तरबूज सीधे ग्राहकों को कम कीमत पर बेचता हूँ। मुझे लगता है कि मैं समाज के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा कर पा रहा हूँ और यही करने में मुझे खुशी मिलती है। सच में गोलू भाई, तुम्हारे विचार बहुत ही उच्च स्तर के हैं। अगर सभी लोग तुम्हारी तरह सोचने लगें तो सच में सबका भला हो जाए। अच्छा सुनो, अब काफी रात हो गई है और तुम्हें सुबह जल्दी उठना है। आराम कर लो। धर्मपाल सेठ ने अपने घर के एक कमरे में गोलू के सोने का इंतजाम कर दिया। उसने एक बिस्तर बिछाया और फिर खुद अपने कमरे में सोने चला गया। धीरे धीरे गोलू की आंखें भारी होने लगती हैं और वह चैन की नींद सो जाता है। अगली सुबह गोलू जब उठा तो वह फिर से सोचने लगा। हाँ, अच्छा लग रहा है। इस घर के मालिक धर्मपाल सेठ ने मुझे अपने घर में ठहरने की जगह देकर मेरी बहुत मदद की। क्यों ना इसके बदले में मैं इन्हें कुछ तरबूज दे दूं। ये सोचकर गोलू अपने तरबूज के ढेर के पास पहुंचा, लेकिन यह देखकर हैरान रह गया कि ढेर आधा ही रह गया था। अरे ये क्या, मेरे तरबूज कहाँ गए? आधे तरबूज तो गायब ही हो गए। गोलू घबराकर तुरंत धर्मपाल सेठ के पास गया। अरे साहब, मैंने रात को आपके आंगन में जो तरबूज रखे थे उनमें से आधे गायब हो गए हैं। अरे ये क्या हो गया? क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? राम राम, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, जो तुम जैसे आदमी को अपने घर में आसरा दे दिया। एक तो मेरे घर में रहे, ऊपर से मुझ पर ही चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। गोलू की बात सुनकर धर्मपाल सेठ अचानक गुस्से से लाल हो गया। गोलू आश्चर्य से देखता रह जाता है, लेकिन सेठ की गुस्से की आग बढ़ती जा रही थी। पहले तुमने मेरा विश्वास जीता, फिर मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं तो तुम्हें भला इंसान समझ रहा था, लेकिन तुम तो बहुत ही चालबाज और धोखेबाज निकले। मेरे सो जाने के बाद तुमने मेरे तरबूज चुरा लिए और अब मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। वाह 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 वाह, एक तो चोरी की, ऊपर से मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। झूठ मत बोलो, चुपचाप मेरे तरबूज लौटा दो, मैं यहां से चला जाऊंगा। अच्छा, तो अब तू मुझे धमका रहा है? चुपचाप यहां से निकल जा, नहीं तो अपने आदमियों को बुलवाकर तुझे धक्के मारकर बाहर फेंक दूंगा। बहुत देर से तेरी बकवास सुन रहा हूं, लेकिन अब और नहीं सहूंगा। बेईमान कहीं का। धर्मपाल सेठ के धमकाने पर गोलू को समझ आ गया कि अब इससे बात करना बेकार है। वह मन ही मन सोचता है, इससे बात करना बेकार है। गोलू गुस्से में अपने बाकी बचे तरबूज उठाता है और वहां से निकल जाता है। गोलू सीधा गांव के मुखिया जी के पास पहुंचता है और उन्हें सारी घटना विस्तार से बताता है। मुखिया जी, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं रात भर धर्मपाल सेठ के घर में ठहरा और सुबह जब उठा तो देखा कि मेरे आधे तरबूज गायब हो चुके थे। जब मैंने सेठ जी से पूछा तो उन्होंने मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया। अगर सचमुच तुम्हारे तरबूज धर्मपाल सेठ ने ही चुराए हैं तो मैं अवश्य ही उन्हें वापस दिलवाऊंगा। लेकिन एक बात बताओ, तुम कह रहे थे कि वह बहुत ही अमीर आदमी है, तो फिर कोई अमीर आदमी भला ऐसा काम क्यों करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और ने तुम्हारे तरबूज चुराए हों? अरे नहीं मुखिया जी, मुझे पूरा यकीन है कि यह काम उसी आदमी का है। उसके अलावा और कौन चुरा सकता है? ठीक है, पहले उससे बात करनी होगी, तभी कोई फैसला किया जाएगा। गोलू मुखिया जी की बात सुनकर राहत की सांस लेता है, लेकिन अब वह चाहता था कि इंसाफ हो। मुखिया जी ने उसी समय धर्मपाल सेठ को बुलाने के लिए कुछ आदमियों को भेज दिया। जब धर्मपाल सेठ वहां पहुंचा तो कृष्ण को वहां देखकर वह तिलमिला उठा। अरे मुखिया जी, मैं एकदम निर्दोष हूं। इस किसान को मैंने देखिए रात को अपने घर में रुकने के लिए आसरा दिया। अरे मेहमान समझकर मैंने कहा, रुक जाओ भैया, ठीक है। रात में बेचारा थका था, इसके बैल थक गए थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, और यह निकला एहसान फरामोश कि मुझ पर ही आरोप लगा रहा है। अरे भला मैं इसके तरबूज क्यों चुराऊंगा? मेरे खुद के खेत में अच्छे अच्छे तरबूज उगे हुए हैं, तो भला मैं इसके तरबूज क्यों चुराऊं? अरे मेरे कौन सा कमी पड़ रही है?
लेकिन यह ऐसा आरोप मुझ पर क्यों लगा रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं मानता हूं कि तुम सच कह रहे हो, लेकिन चोरी तुम्हारे ही घर में हुई है, तो तुमने ये चोरी नहीं की, ये बात तुम्हें ही साबित करनी होगी। इसीलिए तुम्हारे खेत में जो तरबूज उगे हैं, उनमें से एक तरबूज तुम यहाँ पर लेकर आओ। धर्मपाल सेठ अपने खेत से तरबूज लाने के लिए चला जाता है। धर्मपाल सेठ के जाने के बाद मुखिया जी एक बार फिर से गोलू से पूरे मामले की जानकारी लेने लगे। इस बीच धर्मपाल सेठ अपने खेत से तरबूज लेकर वापस लौट आता है। मुखिया ने गोलू की बैलगाड़ी में से एक तरबूज मंगवाया और फिर दोनों तरबूजों को एक साथ रख दिया गया। मुखिया के अलावा वहां पर गांव के कुछ और भी लोग मौजूद थे। मुखिया ने वहीं पर मौजूद एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ओ लालू, हम इसका नाम लालू और ये तरह तरह की सब्जियों का अच्छा पारखी है। सब्जियों की गुणवत्ता के बारे में ये बहुत अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए मैंने इसे यहाँ बुलवाया है ताकि ये दोनों तरबूजों की अच्छे से जांच पड़ताल कर सके। मुखिया जी ने लालू से कहा, लालू, क्या तुम इन दोनों तरबूजों की जांच करके ये बता सकते हो कि ये दोनों तरबूज एक ही खेत के हैं या फिर अलग अलग? ठीक है, ये भी हाँ, इसकी बनावट अभी ठीक है। हम इसका ऊपरी हिस्सा और नीचे का हिस्सा ठीक से देख रहे हैं। देखिए, मैं साफ साफ बताऊं तो देखने में कोई फर्क नजर नहीं आता है, इसीलिए इनके स्वाद को छक्कर देखना होगा। अगर ऐसा है तो तुरंत इन दोनों तरबूजों को छको और मुझे बताओ। दोनों तरबूजों को बड़े ही गौर से देखने के बाद लालू ने एक चाकू से धर्मपाल सेठ के लाए हुए तरबूज को काटा। जैसे ही उसने वह तरबूज खाया, उसे तुरंत जैसे कोई दौरा पड़ने लगा, वह हाथ पैर मारने लगा। तभी मुखिया ने एक दूसरे आदमी से कहा, अरे विक्रम, आप तो वैद्य हैं ना, जरा देखिए तो सही, लालू को क्या हो गया? अरे ये तो अच्छा भला यहाँ पर आया था, पर पता नहीं कहाँ क्या हो गया, कहीं मर ना जाए। आप तुरंत इनका इलाज कीजिए, देखिए जल्दी से जल्दी देखिए। अरे अरे, अवश्य ही इस तरबूज में जहर था, इसीलिए तरबूज को खाते ही इसकी यह हालत हो गई। इसे इलाज के लिए तुरंत मेरे घर ले जाना पड़ेगा, जल्दी करो। फिर कुछ लोग लालू को उठाकर विक्रम के घर इलाज के लिए ले जाते हैं। इसके बाद मुखिया जी कड़े स्वर में धर्मपाल सेठ सवाल करते हैं, अरे भाई, ये सब क्या मामला है? तुमने अपने खेतों में जहरीले तरबूज उगाए हैं क्या? तुम लोगों को जान से मारना चाहते हो? कुछ दिन पहले भी मैंने ऐसा ही एक मामला सुना था, जिसमें जहरीला तरबूज खाने से किसी की मौत हो गई थी। मुझे तो लगता है कि वो तरबूज भी तुमने ही दिया होगा। अगर दामोदर को कुछ हो गया तो याद रखना, उसकी मौत की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अब तो तुम पर चोरी के साथ साथ हत्या का भी आरोप लग गया है। अब तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। ये सुनते ही धर्मपाल सेठ डर जाता है और मुखिया को एकांत में ले जाकर फुसफुसाता है, अरे मुखिया जी, जरा इधर आइए, देखिए, मुझे माफ कर दीजिए। यह तरबूज मेरे खेत के नहीं है, बल्कि यह तो उस किसान गोलू के ही तरबूज हैं। अरे, उसके ही तरबूज जहरीले हैं। अगर यह बात मुझे पता होती तो मैं उसके तरबूज चुराता ही नहीं। देखिए, अगर आप इस मामले से मुझे बचा लेंगे तो मैं आपको मालामाल कर दूंगा। हाँ, बहुत सारा धन दूंगा। आप एक बार सोच कर देखिए। मुखिया जी को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से से धर्मपाल सेठ को डांटते हैं, वाह वाह, मुझे माला माल करोगे? एक तो खुद चोरी का अपराध किया और अब मुझे रिश्वत देकर इसमें शामिल करना चाहते हो? गोलू को बलि का बकरा बनाना चाहते हो क्या? अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तुमने पहले भी कई अपराध किए होंगे। तुम्हें क्या लगता है कि हर आदमी तुम्हारी तरह लालची होता है? तुमने मुझे भी एक लालची इंसान समझ लिया जो रिश्वत का पैसा हजम कर जाएगा। तुम्हें मालूम है कि किसी को रिश्वत देना भी एक अपराध है। अगर तुमने अपना अपराध पहले ही मान लिया होता तो बेहतर होता। अब तुमने 3 अपराध कर दिए, चोरी का, हत्या का और रिश्वत देने का। तभी वहां पर गोलू, लालू और वैद्य जी भी आ पहुंचते हैं। तीनों को देखकर धर्मपाल सेठ घबरा जाता है और घबराहट में बोलता है, अरे अरे, देखो, लालू तो एकदम ठीक है, उसे तो कुछ नहीं हुआ, वह एकदम सही सलामत है।
लेकिन अगर उसे कुछ हो भी गया होता तो उसमें भी भैया मेरा कोई कसूर नहीं था, क्योंकि वह तरबूज मेरे नहीं थे, वह तो मैंने गोलू के चुराए थे। अब जब वह तरबूज मेरे थे ही नहीं तो हत्या का इल्जाम मुझ पर कैसे लग सकता है? मुखिया जी ठहाका लगाते हैं और कहते हैं, अच्छा, तो अब तुमने अपनी चोरी का अपराध खुद ही स्वीकार कर लिया। हम सब ने मिलकर यह नाटक इसलिए किया था ताकि तुम सच उगल दो। असल में लालू कोई सब्जियों का झाता नहीं है और न ही बैदजी कोई जांच करने आए थे। लालू ने तो सिर्फ तरबूज खाकर बेहोश होने का नाटक किया था। असल बात तो यह है कि कुछ दिन पहले तुमने जिस आदमी को मेरे पास तरबूज खरीदने के लिए भेजा था ना, उस रात मैंने उसी आदमी को तुम्हारे घर पर काम करते हुए देख लिया था। अब तो मामला बिल्कुल साफ हो गया। मैंने पहले ही बता दिया था कि तुमने पहले से ही एक आदमी को मेरे खेत के तरबूज खरीदने के लिए भेजा था, लेकिन जब मैंने अपने तरबूज नहीं बेचे तो तुमने मुझे अपने घर पर रोककर सोने के लिए जगह दी और आधे तरबूज चुरा लिए। तुम्हारे जैसे मंडी के दलाल बहुत ही नीच काम करते हैं। छी, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने घटिया इंसान हो। धर्मपाल सेठ, तुम्हारी जैसी चालाकी से मैं नहीं चलता। तुम्हारे जैसे दलालों की वजह से ही मंडी में किसानों का नुकसान होता है। माफ करना भैया, गलती हो गई जो तुम्हारे घर पर आया। गोलू, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। मैं तुम्हारी इस समस्या के बारे में राज्य के महाराज से बात करूंगा और हाँ, तुम्हारे चोरी हुए तरबूज तुम्हें वापस दिलवाए जाएंगे। इसके बाद धर्मपाल सेठ से गोलू के सारे चोरी हुए तरबूज वापस दिलवा दिए गए। मुखिया जी ने गांव के सभी किसानों को चेतावनी दी, आज के बाद अगर किसी मंडी के दलाल ने किसी किसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे भयानक दंड दिया जाएगा। इसके बाद गोलू अपने तरबूज लेकर आगे बढ़ गया, उचित दामों पर उन्हें बेचा और वापस अपने गांव लौट गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।